तो अभी ये एक चैप्टर है इंडियन कल्चर अब्रॉड, इसको देखते हैं थोड़ा. So India never invaded any country in the last 10,000 years of history, but still there is a vast influence of Indian culture abroad. Many cultures were formed, but they were confined to small regions. Indian culture can be known as the first world culture. ये भी आ सकता है MCQ में, ठीक है. Right. So who took Indian culture abroad? So अब देखो, as per the available sources from the period of Indus Valley civilization, India is in contact with the outside world. The Romas, जो कि wanderers होते हैं, they went abroad to Turkey and other far-flung places via Iran and Iraq. They also went to Europe where they came to be known as gypsies. तो gypsies भी वो इंडियंस थे, एंशिएंट इंडियंस थे जो कि यूरोप की तरफ चले गए थे, ठीक है. तो उनको वहाँ पे जाके जिप्सीज बोला जाने लगा. और रोमाज ये वो थे जो कि टर्की चले गए, ठीक है. हाँ. Then trade activities started with Vietnam, Italy and China. In the pursuit of the same, many migrated to these countries carrying the legacy of our affluent culture. Trade activities में 3 देशों का नाम याद कर सकते हो, वियतनाम, इटली और चाइना. Then Ashoka took the effort of sending his son and daughter to Sri Lanka to spread Buddhism. ये भी important point है. Then in the 1st century BC, Indian traders traveled to countries like Indonesia and Cambodia in search of gold. तो इंडोनेशिया और कैम्बोडिया भी गए थे काफ़ी सारे इंडियन ट्रेडर्स ड्यूरिंग द टर्न ऑफ द सेंचुरी in search of gold. Then Kalinga dynasty established trade relations with Sri Lanka. Then visits of various foreign travelers to India and other monks and missionaries abroad also led to cross-cultural exchange across the geographical territories. अब prominent ancient ports of India देख लेते हैं. तो देखो अच्छा, the detailed accounts of the ports in ancient India can be found from the books of Periplus of the Erythraean Sea and Geographia. अब इनके ऑथर्स का नाम अभी यहाँ लिखा नहीं हुआ है, बट गूगल कर लेना. ड्यूरिंग द मौर्यन रूल द नवाध्यक्ष, ये एक ऑफिशियल पद का नाम हुआ करता था, नावाध्यक्ष. दैट इज द सुपरिंटेंडेंट ऑफ शिपिंग यूज्ड टू लुक आफ्टर द शिपिंग एडमिनिस्ट्रेशन. द कॉइन्स ऑफ द लास्ट सातवाहन किंग, जिनका नाम यज्ञ श्री सतकर्णी थे, उसमें भी शिप्स के फिगर मिंट किए गए थे, probably indicating the naval strength of the dynasty. Let us now look at an illustrative list of the prominent ports in ancient times. तो अब लोथल तो सब लोग जानते हैं कि ये गुजरात में पड़ता है. ये इंडस वैली सिविलाइजेशन अप्रॉक्सीमेटली 2400 BC के आसपास एसोसिएटेड थर्ड डायनेस्टी. देन ये जो लोथल है, यहाँ से एक ये रेयर अर्थ मिनरल होता है लपिस लजूली, इसको एक्सपोर्ट किया जाता था सुमेरिया में. सुमेर इज़ ऑल्सो वन ऑफ द ओल्डेस्ट ह्यूमन सिविलाइजेशंस. और कॉपर भी एक्सपोर्ट होता था, आइवरी, पर्ल्स, कार्नेलियन एंड गोल्ड टू मेसोपोटामिया, ठीक है. फिर बैरीगाजा, अब ये कहाँ पड़ता है देखो, ये भी बरोच गुजरात के पास पड़ता है. तो बी फॉर बैरीगाजा, बी फॉर ब्रोच. तो ये 3rd century BC ऑनवर्ड्स मेजर ट्रेड सेंटर ऑफ रोमन ट्रेड अंडर वेस्टर्न सैट्रैप्स. तो ये एक मेजर ट्रेड सेंटर था अंडर द वेस्टर्न सैट्रैप्स, बस ये याद रखो. स्पाइस एंड सिल्क ट्रेड विद अरब कंट्रीज यहाँ से ज़्यादा हुआ करता था. And it was plundered twice in the 17th century but resurged quickly. Import of wheat, rice, sesame oil, cotton and cloth. तो बैरीगाजा से स्पाइसेस एंड सिल्क का एक्सपोर्ट करते थे इंडिया के लोग, और ये ब्रॉच गुजरात के आसपास पड़ता है. ये वेस्टर्न सट्रैप्स के अंदर काफ़ी डेवलप हुआ था. देन मुजीरीज, अब ये मालाबार, साउथ में चले जाओ, मालाबार कोस्ट केरला के पास, प्रेजेंट डे कोच्चि के पास पड़ता है, और ये चेरा किंगडम के आसपास डेवलपमेंट हुआ था इसका, मुजीरी. देन मेंशन्ड इन द संगम लिटरेचर, यहाँ से स्पाइसेस का एक्सपोर्ट किया जाता था, साथ में कुछ पर्ल्स और डायमंड्स का भी किया जाता था, ठीक है. फिर कोरकाई, अब देखो जैसे मुजीरी केरला कोच्चि के आसपास पड़ता है मुजीरी, जो कि चेरास के समय डेवलप हुआ था, उसी तरह से कोरकाई है, ये तमिलनाडु कोस्ट पे पड़ता है, और ये पांडियन से जुड़ा है, जबकि मुजीरी तुम्हारा चेरा किंगडम से जुड़ा हुआ था, ठीक है. अब ये जो कोरकाई पोर्ट है, इसका भी जिक्र संगम लिटरेचर में, और इसमें वेल नोन सेंटर फॉर पर्ल फिशरी के लिए जाना जाता था कोरकाई. देन पूहर की बात करें अगर, इसको पूहर, ये वहाँ पे लोकल एरिया में पूमपट्टिनम के नाम से भी जाना जाता है पूहर. एंड दिस इज ऑल्सो इन तमिलनाडु एट द माउथ ऑफ द कावेरी रिवर. तो ये भी MCQ में पूछ सकते हैं कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एंशिएंट पोर्ट एट द माउथ ऑफ द कावेरी रिवर. तो ये इसका नाम जाएगा पूहर, और पूमपट्टिनम इसका नाम है, तो पूहर है. अच्छा, पूहर पोर्ट का डेवलपमेंट हुआ था अर्ली चोला डायनेस्टी. द इम्पोर्ट ऑफ वेरियस आर्टिकल्स मेंशन्ड इन द शिल्पाधिकरम. अब ये भी शिल्पाधिकरम संगम लिटरेचर की ही एक किताब का नाम है, इज इट. तो इस किताब में भी पूहर पोर्ट का, जो कि चोला के समय काफ़ी डेवलप किया गया था, उसके बारे में जिक्र है. अब ये एक ऐसा पोर्ट का नाम है जो हम पहली बार सुन रहे हैं, पोर्ट पोडौके. अब ये प्रेजेंट अरिकामेडू नियर पुडुचेरी के आसपास पड़ता है ये, ठीक है. अरिकामेडू और पुडुचेरी, बस ये 2 नाम आप याद रखो. और ये 2nd century BC से 8th century AC, मतलब काफ़ी लंबा इसका टाइम स्पैन था.
It was a Greek trading port to trade with Rome. Items of export included gems, pearls, spices and silks. Import of wine was prevalent. तो यहाँ से import of wine थोड़ा सा हमें देखने को मिल रहा है, थोड़ा यूनिक फीचर। तो पोडोके कहाँ है? ये पुडुचेरी अरिकामेडू के आसपास पड़ता है और यहाँ इम्पोर्ट ऑफ वाइन होता था। फिर एक और ये पोर्ट है बारबरी-कॉन। अब ये नियर कराची पाकिस्तान में है, तो फिर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट इट वाज डेवलप्ड ड्यूरिंग द पार्थियंस एंड द रूल ऑफ सीथियंस। और फिर बस लोकेशन देख लो, जो इंडिया के बाहर पड़ रहे हैं उनके बस लोकेशन देख लो। अब ये सोना गोरा है, अब ये तुम्हारा प्रेजेंट डे बांग्लादेश के आसपास पड़ता है, तो ये भी मॉडर्न डायनेस्टी के समय बनाया गया था। और मैथमेटिशियन टोलेमी एक थे, मेंशन्ड अबाउट दिस पोर्ट इन हिज बुक ज्योग्राफिया। देखो तो अभी पता चल गया कि ज्योग्राफिका के ऑथर कौन थे, मैथमेटिशियन टोलेमी, ठीक है। और तो दो हमने पोर्ट यहाँ पढ़े जो कि इंडिया के बाहर थे। एक है बारबरी-कॉन, तो ये कराची पाकिस्तान में पड़ता है। इट वॉज डेवलप्ड ड्यूरिंग द रूल ऑफ पार्थियंस एंड सीथियंस। और फिर एक है सोना गोरा, सो ये प्रेजेंट डे बांग्लादेश के आसपास पड़ता है। और हाँ, तो बारबरी-कॉन और सोना गोरा का जिक्र ज्योग्राफिया में किया गया है, दैट वाज रिटन बाय टोलेमी। अब वो कौन सा था? जैसे पोडोके था, ये अरिकामेडू और पुडुचेरी के आसपास पोर्ट था जहाँ पे इंपोर्ट ऑफ वाइन के बारे में जिक्र है। देन अब ये क्या है? मसूलीपट्टनम तो सब लोग जानते हैं, ये आंध्र प्रदेश में पड़ता है और 3rd सेंचुरी BC ऑनवर्ड इसका डेवलपमेंट हुआ था। सातवाहन के समय मसूलीपट्टनम का ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ था पोर्ट एज अ पोर्ट। और यहाँ मुस्लिम क्लोथ्स वर ट्रेडेड बाय एंशिएंट ग्रीक्स, ठीक है। एंड it was the principal seaport of the Golconda Kingdom from 15th to 17th century। तो मसूलीपट्टनम यूनिकली अगर किसी डायनेस्टी से एसोसिएट कर सकते हो तो फिर सातवाहन्स ने डेवलप किया, और बाद में चल के तुम्हारा जो गोलकोंडा किंगडम बने थे उन्होंने काफ़ी अच्छा इस्तेमाल किया था मसूलीपट्टनम पोर्ट का। ताम्रलिप्ति ये तुम्हारा बंगाल कोस्ट पे है एंड तमलुक वेस्ट बंगाल के आसपास पड़ता है। इट वॉज ऑल्सो बिल्ट ड्यूरिंग द मौर्यन डायनेस्टी। एंड इसके बारे में खास बात यह है कि इट वॉज द एग्जिट पॉइंट ऑफ द मॉर्यन ट्रेड राउट for the south and southeast। अब दूधपानी rock inscription of the Udayman of the 8th century AD contains the last record of the Tamralipti as port of the ancient South Asia। The Greek geographer Ptolemy mentioned about the Tamralipti in his book Geographia। Chinese pilgrim Huan calls the town Tanmolihti। It was visited by Xuanzang, which is none other than Huan in 639 AD, and Fa Hien also stayed here for 2 years। तो देखो ताम्रलिप्ति में तो सारे ही फॉरेन ट्रैवलर्स जितने भी आए थे सब लोग इसका जिक्र भी किया है और यहाँ पे रहे भी हैं। ताम्रलिप्ति वेस्ट बंगाल कोस्ट तमलुक के आसपास पड़ता है, मौर्यन डायनेस्टी में बनवाया गया था। और इसका जिक्र देखो जो लास्ट रिकॉर्डेड इंस्क्रिप्शन के रूप में इसका जिक्र मिला है, दैट वाज 8th सेंचुरी CE के आसपास। उदयमान नामक कोई रूलर थे फ्रॉम, उन्होंने दूध पानी रॉक इंस्क्रिप्शन इरेक्ट करवाया था, वहीं से हमको इसका लास्ट रिकॉर्डेड इंफॉर्मेशन मिलता है, ठीक है। तो इसके बारे में ज्योग्राफिया बाय टोलेमी में भी लिखा हुआ है, ह्यूनसैंग ने भी लिखा है, फाहिन ने भी लिखा है और टोलेमी ने तो लिखा ही है। और उदयमान दूध पानी इंस्क्रिप्शन उसमें भी लिखा हुआ है ताम्रलिप्ति। फिर पलूर ये एक पोर्ट है उड़ीसा में और ये कलिंग डायनेस्टी ने बनवाया था एंड इट वाज मेंशन्ड बाय टोलेमी एंड ह्यूनसैंग, ठीक है। बस इतना काफ़ी है। देन मैथमेटिक्स फ्रॉम इंडिया टू अब्रॉड। अब देखो इंडियंस एज अर्ली एज 500 BC, ये हाईलाइटर क्यों नहीं चल रहा है? So Indians as early as 500 BC had devised a system of different symbols for every number from 1 to 9। This notation system was adopted by the Arabs who called it numerals। तो देखो 500 BC के आसपास इंडियंस ने क्या किया था? different symbols डेवलप किए थे to identify numbers from 1 to 9। This notation system was adopted by the Arabs later on who called it numerals। Moreover, the maritime traders took the decimal system to Arabia। The Arabs acknowledged their debt to India by calling mathematics Hindi Sat, that is pertaining to India। तो हिंदी सैट का भी जिक्र आ सकता है MCQ में कि हिंदी सैट का मतलब क्या है। या Arabs used to call mathematics as Hindi Sat because they felt indebted for the discovery of numbers towards India। The concepts were later adopted by the Western world from there। The binary number system was first described by the Vedic scholar Pingala in his book Chanda Shastra। तो ये भी बहुत important point हो जाता है। The binary number system was first described by the Vedic scholar Pingala, which was the earliest known Sanskrit treatise on prosody, that is the study of poetic meters and verse। Poetic meters and verse, prosody। तो चंदा शास्त्र क्या है? एक किताब है that is the study of poetic meters and verse। The Fibonacci numbers and their sequence first appeared in Indian mathematics as Matra Meru, mentioned by Pingala in connection with the Sanskrit tradition of prosody। Later on, methods for the formation of these numbers were given by mathematicians Virahanka, Gopal and Hemchandra much before the Italian mathematicians Fibonacci introduced the fascinating sequence of Western European mathematics। तो ये जो Fibonacci numbers हैं
ये भी they first appeared in the Indian subcontinent and they were identified by a different name. मत्रा मेरू नाम से बुलाते थे. Similarly, binary number system जो कि चंदा शास्त्र किताब में फर्स्ट टाइम कॉन्सेप्ट आया था, that was written by Pingala. And ये Bodhayan explained the concept of Pythagoras theorem. The concept of algebra, geometry and trigonometry also went abroad from India. तो पाइथागोरस का भी डिस्कवरी सबसे पहले बौधायन ने किया था. नाउ अब इंडियन साइंस एंड टेक के बारे में बात करें तो इंडिया वाज एक्टिवली कंट्रीब्यूटेड टू द फील्ड ऑफ साइंस एंड टेक लॉन्ग बिफोर मॉडर्न लैबोरेटरीज वर सेट अप. Many theories and techniques discovered by the ancient Indians have created and strengthened the fundamentals of modern science and tech. अब ये एक भास्कराचार्य थे. उन्होंने निकाला था कि the time taken by the earth to orbit around the sun hundreds of years before the astronomer Smart. His calculation was time taken by the earth to orbit the sun, that is 365.25 days. तो ये भास्कराचार्य ने बहुत पहले ही निकाल लिया था. उसी तरह से एक कन्नड़ थे, उन्होंने एटॉमिक थ्योरी निकाली थी centuries before John Dalton was born. He speculated the existence of अणु or a small indestructible particle much like an atom. तो उन्होंने एटॉमिक थ्योरी दी थी. एक्सट्रैक्शन ऑफ जिंक की बात करें फ्रॉम जिंक ओर was known to Indians thousands of years before the British invention. तो ये भी जिंक एक्सट्रैक्शन के बारे में इंडियंस को पहले से पता था. एटॉमिक थ्योरी के बारे में कन्नड़ा ने पहले ही बता दिया था. और भास्कराचार्य ने द टाइम टेकन बाय अर्थ टू ऑर्बिट अराउंड द सन, दैट इज 365.25 डेज, वो भी पहले ही बता दिया था. द फर्स्ट सीमलेस सेलेस्टियल ग्लोब was made in Kashmir by Ali Kashmiri ibn Luqman in the reign of Emperor Akbar. Global world got attracted to this invention in the field of metallurgy. अब ये seamless celestial globe was made in Kashmir by Ali Kashmiri ibn Luqman in the reign of Emperor Akbar. अब इसके बारे में गूगल कर लेना, फर्स्ट सीमलेस सेलेस्टियल ग्लोब क्या होता है. ठीक है. तो एंशिएंट इंडियंस डेवलप्ड वुड से स्टील, ये तो हम जानते हैं, which was used to make the famous Damascus sword of yore that could have a free-falling silk scarf or a block of wood with the same ease. It was known by different names such as Ukku, Hindwani and Serik iron. The ancient Indians had given the world the idea of the smallest and largest measuring units of time. The smallest is the 34,000th of a second, that is Krati, and the largest is the 4.32 billion years, that is Mahayug. तो Krati और Mahayug ये भी इंडिया ने दिया था as units of time, things with which we can measure time. The smallest being 34,000 of a second, that is called Krati, and the largest being 4.32 billion years, that is Mahayug. Indians were the first to use and invent buttons. Ornamental buttons were made from seashells, were used in the Indus Valley civilization around 2000 BCE. The first iron-cased rockets were developed in the 1780s by Tipu Sultan of Mysore, who successfully used these rockets against the larger forces of the British East India Company during the Anglo-Mysore Wars. उसके बाद शैम्पू की बात करें. शैम्पू originated in India. The word shampoo is derived from the Hindi word champo and dates to 1762. अच्छा, अब ये क्या है कि the shampoo itself originated in the eastern regions of the Mughal Empire, where it was introduced as a head massage, usually consisting of an alkali, natural oils and fragrances. Shampoo was first introduced in Britain by a Bengali entrepreneur from Bihar named Sakhe-Din Muhammad. तो British Empire में shampoo was first introduced in Britain by a Bengal entrepreneur from Bihar named Sakhe-Din Muhammad. And then we have Sushruta, who is considered as the father of surgery. Around 2600 years ago, he and health scientists of his time conducted complicated surgeries like cesarean, cataract, artificial limbs, fractures, stones, and even plastic surgery and brain surgery. Usage of anesthesia was well known in ancient India. The first mention of leprosy is described in the Indian medical treatise Sushruta Samhita. ठीक है. तो ये leprosy का पहला जिक्र तुम्हारा सुश्रुत संहिता में दिया हुआ है. ठीक है. Cataract surgery was first found in ancient India. In India, cataract surgery was performed with a curved needle used to loosen the lens and push the cataract out of the field of vision. These methods later spread to the outside world. आयुर्वेद का हम लोग जानते हैं चरक है. ठीक है. बस father of आयुर्वेद इतना याद रखो. Then Siddha system was also made known to the world by Indians. It is basically a regional variant of Ayurveda, nurtured by the local Indian Tamil culture. In the Siddha medicine system, the use of metals, minerals and chemical products is predominant. Alchemy actually has its origins in the Siddha system. A branch of Siddha medicine dealing with traumatology and injuries is called Varmam. तो यहाँ से दो important points निकल रहे हैं. एक तो ये कि सिद्ध system क्या होता है. एक तरह का ऐसा study science है where we use metals, minerals and chemical products to cure ailments. तो अच्छा, ये रीजनल वेरिएंट ऑफ आयुर्वेद मान सकें एंड नर्चर्ड बाय द लोकल इंडियन तमिल कल्चर में ये स्टार्ट हुआ था. ऑल्सो एल्केमी इज कंसिडर्ड टू बी एन ऑफशूट ऑफ द सिद्ध सिस्टम एंड अ ब्रांच ऑफ सिद्ध सिस्टम डीलिंग विद ट्रॉमेटोलॉजी एंड इंजरीज इज कॉल्ड वर्मम. ठीक है. देन
अब ये करेला, that is the bitter melon, resembles the human pancreas, and ancient literature mentions it as the best remedy for diabetes mellitus. तो diabetes mellitus के लिए सबसे बढ़िया है तुम्हारा करेला खाओ. And modern day scientists have proved that diabetes is the result of disturbed functioning of the pancreas. फिर kernel of अखरोट, that is walnut, resembles the structure of brain of human brain, and ancient Indian herbalists use it as a brain tonic. ठीक है, तो ये सारी बातें हैं. Then influence of Indian religion abroad. अब ये हम अगले में देखते हैं. Alright, then we have this topic called influence of Indian religion abroad. ठीक है, ये भी देख लेते हैं. Now contacts between India and other cultures have led to the spread of Indian religions throughout the world, resulting in the extensive influence of Indian thought and practice on Southeast and East Asia in ancient times, and more recently in the diffusion of Indian religions up to Europe and North America. अब देखो थाईलैंड में क्या था कि ब्राह्मणिकल images and Hindu temples began to be constructed in 3rd and 4th century CE कह लो या AD कह लो, सेम ही बात है. तो 3 से 4 सेंचुरी AD के आसपास ब्राह्मणिकल images and Hindu temples बनाने लगे थाईलैंड में. And in Vietnam, the Cham people built a large number of Hindu temples. The Cham people worshipped Shiva, Ganesh and Saraswati, Lakshmi, Parvati. तो वियतनाम में भी देखो वो कौन लोग थे जो कि हिंदू टेम्पल्स वगैरह बनवाते थे, उसमें वर्शिप करते थे. They were referred to as Cham people, CHAM. और images of these deities and Shivalingas were housed in the temples. Then Cambodia की बात करो तो the famous kingdoms of Champa and Kambuja, तो ये दो kingdoms के नाम याद रखो, were ruled by the Hindu kings of Indian origins, and Indian Brahmins assumed the highest position. The government was run according to the Hindu polity and Brahmanical jurisprudence. तो ये चंपा और कम्बुजा में, कैम्बोडिया में भी हिंदू टेम्पल्स बनाए गए थे. देन मलेशिया की बात करो तो एविडेंस ऑफ शैविज्म यहाँ मिलता है. हैज़ बीन फाउंड इन द Kedah and in the province of Wellesley. Kedah and the province of Wellesley, female figurines with trident have been unearthed. The head of a Nandi made of granite stone, a relief of Durga image, Ganesh and Shivlinga have also been excavated. So Hinduism has over 1.15 billion adherents worldwide, 15 to 16% of the world's population, with the majority living in India and Nepal, along with Christianity 31.5% है, Islam 23.2% है, Buddhism 7.1% है. Hinduism is one of the 4 major religions of the world by percentage of population. तो वैसे देखा जाए तो टॉप पे कौन आ रहा है तुम्हारा, क्रिश्चियनिटी है, एंड देन इस्लाम है, और इसके बाद फिर बुद्धिज़्म तीसरे नंबर पे आता है, सॉरी हिंदुइज़्म तीसरे नंबर पे आता है. सो 31.5% goes with Christianity, 23% approx goes with Islam, and 15 to 16% goes with Hinduism, and 7% goes with Buddhism. अब बुद्धिज़्म की बात करें तो द हेड ऑफ द विक्रमशिला यूनिवर्सिटी वाज आचार्य अतीसा, also known as Dipankar Srijan. He went to Tibet in 11th century AD and gave a strong foundation of Buddhism there. तो ऐसा माना जा सकता है कि विक्रमशिला यूनिवर्सिटी जो कि बिहार के आसपास बनाई गई थी पाला डायनेस्टी के दौरान, उसमें एक हेड थे, उनका नाम था आचार्य अतीसा, also known as दीपांकर सृजन. वो 11th century AD में तिब्बत गए थे और कहा जाता है कि वहीं से फिर तिब्बत में बुद्धिज़्म का स्प्रेड हुआ था. किंग अशोका मेड ग्रेट एफर्ट्स टू प्रोपगेट बुद्धिज़्म आउटसाइड इंडिया. उनका बेटे का नाम महेंद्र था और डॉटर संघमित्रा को श्रीलंका भेजा गया था, दोनों को, टू स्प्रेड द मैसेज ऑफ बुद्धा. द टीचिंग्स ऑफ बुद्धा वर ट्रांसमिटेड ओरली बाय द श्रीलंकन पीपल हु हैड गॉन फ्रॉम इंडिया. फॉर अराउंड 200 years the people of Sri Lanka preserved the recitation of the Buddhist scriptures as transmitted by Mahendra. The first monasteries built there were Mahavir and Abhaygiri. The Deepvams and Mahavams are well-known Sri Lankan Buddhist texts. तो ये जो दो टेक्स्ट लिखे गए थे, दीपवम्स एज वेल एज महावम्स, ये श्रीलंका में लिखे गए थे, या यूँ कह सकते हैं कि श्रीलंका में बुद्धिज़्म स्प्रेड होने के इन्फ्लुएंस में लिखे गए थे. ठीक है, और श्रीलंका में इन्फ्लुएंस कराने का क्रेडिट इनको जाता है अशोका के बेटे महेंद्र और उनकी डॉटर संघमित्रा को. 200 साल तक श्रीलंकन पीपल preserve the scriptures or recitations that were given by Mahendra and Sanghmitra. अब उसके बाद ये कौन है, थोनमी संभोटा. He was a Tibetan minister, was a student at Nalanda. Sambhota, after going back, he preached Buddhism in Tibet. A large number of Tibetans embraced Buddhism. Even the king became a Buddhist. He declared Buddhism as the state religion. ठीक है. Now, many Chinese and Indian scholars traveled through the ancient Silk routes to propagate the philosophy of Buddhism. Buddhism went to Korea through China. Sundo was the first Buddhist monk who entered Korea, carrying a Buddha image and sutras in 352 AD. He was followed by Acharya Malananda, who reached there in 384 AD. Out of devotion to wisdom, Buddhist texts were printed by the Koreans in 6,000 volumes. तो ये देख सकते हो कि इनका नाम याद रखो. कोरिया में दो लोगों का नाम याद रखो, सुंडो एंड मलानंदा. इन दोनों ने कोरिया में स्प्रेड किया था. जबकि अगर हम इसकी बात करें, संभोटा, ये नालंदा में पढ़ते थे और पढ़ने के बाद
बुद्धिज़्म स्टडीज़ करने के बाद वापस तिब्बत गए और वहाँ पे स्प्रेड करवा दिए, सो मच सो दैट द बुद्धिज़्म बिकेम द स्टेट रिलीजन ऑफ द तिब्बत। फिर जापान की बात करें तो ये वहाँ पे भी स्टेट रिलीजन के रूप में रिकग्नाइज्ड है। थाउजेंड्स ऑफ जापानीज बिकेम बुद्धिस्ट मॉन्क्स एंड नन्स। म्यांमार में पेगन वाज अ ग्रेट सेंटर ऑफ बुद्धिस्ट कल्चर फ्रॉम 11th to 13th century AD। तो ये याद रखो ये जगह का नाम। Now Buddhism sent out missionaries from India who established Theravada Buddhism in Southeast Asia, Mahayana Buddhism in East Asia and Vajrayana Buddhism in Central Asia। देखो ये बहुत ही सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट तो यही है। थेरावाडा तुम्हारा साउथ ईस्ट एशिया में मिल जाता है ज़्यादा प्रोमिनेंट। ईस्ट एशिया में तुम्हारा जो कि चाइना वाला रीजन है, जापान वाला रीजन है, वहाँ पे तुम्हें महायान बुद्धिज़्म ज़्यादा मिल जाता है और वज्रयान बुद्धिज़्म तुम्हें सेंट्रल एशिया के आसपास मिल जाता है। ठीक है, तो दैट वाज इस तरह से स्प्रेड हुआ था बुद्धिज़्म एंड 7% के आसपास लगभग 7% ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन फॉलोज बुद्धिस्ट रिलीजन। बाकी कहाँ कहाँ पे सुंडो और मलानंदा ये कोरिया में लेके गए थे ये बता दिए। जापान में भी स्टेट रिलीजन है। म्यांमार में पेगन नामक जगह पे ग्रेट सेंटर फॉर बुद्धिस्ट कल्चर है। और थोमी सनबोटा ये नालंदा में पढ़ते थे और वापस गए प्रीस्ट बुद्धिज़्म इन तिब्बत। श्रीलंका में अशोका के बेटे और बेटी ने स्प्रेड किया जिसके परिणाम स्वरूप दीपवंश और महावंश बुद्धिस्ट टेक्स्ट लिखा गया था श्रीलंका में। अच्छा, विक्रम शिला यूनिवर्सिटी के हेड थे कोई आचार्य अतीसा, वो तिब्बत गए थे 11th सेंचुरी में और वहाँ पे स्प्रेड करवा दिए थे। बाकी देखा जाए तो मलेशिया में ज़्यादातर शैविज़म फॉलो किया जाता है। कैम्बोडिया में काम्बुजा और चंपा नामक प्रोविंसेस हैं कि या किंगडम्स हैं जहाँ पे हिंदू टेम्पल्स और किंग्स ने टेम्पल बनवाए थे। वियतनाम में शैम पीपल हैं, CHAM पीपल, जिन्होंने हिंदू टेम्पल्स बनवाए थे। थाईलैंड में हिंदू टेम्पल्स बने थे 3 to 4th century CE के आसपास। ठीक है, अब इसके बाद कुछ जैनिज़्म भी देख लेते हो। तो द जैन कम्युनिटी हैज़ ऑल्सो पार्टिसिपेटेड इन एक्सटेंसिव डायस्पोरा। हाँ, after Indian independence, some Jains settled in Great Britain with a great influx from East Africa during the expulsion of all South Asians from Uganda under the rule of Idi Amin. In Kobe एक जगह है जापान में, Jains participate in the diamond trade. Jains began migrating to North America after the changes in immigration law in 1965. These new immigrants have built temples and organized several networks and organizations for maintaining Jain identity. Jainism offers world a view that in many ways it seems readily compatible with core values associated with environmental activism. तो ये आप बैक ऑफ द माइंड में रख सकते हो कि जैनिज्म फिलॉसफी कहीं ना कहीं एनवायरमेंटल एक्टिविज्म से भी मेल खाती। कुछ लैंग्वेजेस की बात कर लेते हैं तो इंडिया में देखो 780 लैंग्वेजेस हैं। इट हैज़ द वर्ल्ड्स सेकंड हाईएस्ट नंबर ऑफ लैंग्वेजेस आफ्टर पापुआ न्यू गिनी जहाँ पे 839 नंबर ऑफ लैंग्वेजेस हैं। अब इस पर डायरेक्ट MCQ बन सकता है। संस्कृत which originated from India is the mother of all European languages. Can you believe that? Thousands of Sanskrit books were translated into Chinese. Sanskrit was accepted as the sacred language in Japan. Even today there is a keen desire among the Japanese scholars to learn Sanskrit. Bengali language is also the official language of Bangladesh. Tamil language is also the official language of Sri Lanka and Singapore. तो ये भी देखो इतना अच्छा पॉइंट है। तमिल लैंग्वेज श्रीलंका एज वेल एज सिंगापुर की ऑफिशियल लैंग्वेजेस में गिनी जाती है और संस्कृत को मदर ऑफ ऑल यूरोपियन लैंग्वेज भी बोला जाता है। चाइना और जापान में भी थाउजेंड्स ऑफ संस्कृत बुक ट्रांसलेटेड इनटू चाइनीज एंड जापानीज। ठीक है, म्यांमार में पीपल डेवलप देयर ओन पाली लैंग्वेज एंड ट्रांसलेटेड बुद्धिस्ट एंड हिंदू स्क्रिप्चर्स इन देयर वर्जन ऑफ पाली। तो पाली लैंग्वेज कहाँ पे है? म्यांमार में। इन तिब्बत थोनमी सम्बोट अभी हम ऊपर देख चुके हैं, रोड संस्कृत ग्रामर विच इज सेड टू बी बेस्ड ऑन द ग्रामर रिटन बाय पाणिनि। Also 9,600 Sanskrit books were translated into Tibetan. In Sri Lanka, Pali became their literary language, just like Myanmar. Thailand, the Thai kingdoms were given Sanskrit names such as Davarvati, Srivijaya, Sukhodaya, Ayutthaya. Even the names of the cities in Thailand like Prachinaburi, Singapore are all derived from Sanskrit. तो ये भी एक अच्छा पॉइंट है। आज की डेट में भी थाईलैंड में कई ऐसे सिटीज़ हैं, डिस्ट्रिक्ट्स हैं जिनका नाम संस्कृत शब्दों पे रखा गया है। इन कैम्बोडिया संस्कृत रिमेन्ड द लैंग्वेज फॉर एडमिनिस्ट्रेशन टिल द 14th century. अब मलेशिया में ब्राह्मी in its late form was the script during ancient times. Tablets of Buddhist texts written in script that resembles Old Tamil have been found in Kedah. Kedah is a place in Malaysia. Sanskrit was one of the source languages for them. A large number of Sanskrit words can be found in their language. For example, Swarg, Ras, Gun, Dahda, Mantri, Laksh. In Indonesia, Sanskrit hymns are recited at the time of puja. अब इंडियन टेम्पल आर्किटेक्चर देख लो। द साइंस ऑफ आर्किटेक्चर एंड सिविल कंस्ट्रक्शन वर नोन इन एंशिएंट इंडिया एज स्थापत्य शास्त्र। देखो स्थापत्य शास्त्र क्या होता है? सिविल कंस्ट्रक्शन मतलब सड़क, पुल, पाइपलाइंस वगैरह, इनके आर्किटेक्चर के साइंस को स्थापत्य शास्त्र बोलते थे एंशिएंट इंडिया में। Indian techniques of art and architecture spread both westwards as well as eastwards.
During the reign of Ashok, Afghanistan, Baluchistan and Sistan were parts of Mauryan Empire. Buddhist stupas were constructed in these Mauryan provinces. Unfortunately, very few of them have survived till today. Indian art blended with Greek and Kushan styles and spread into Central Asia. Thus, India's cultural frontiers at one time extended up to Balkh on the river Oxus, जिसका नाम अक्षु है, ancient name अक्षु था. तो river Oxus तक हमारा Indo-Greek style spread हुआ था and beyond, and played an important role in shaping the art tradition which flourished between the 1st and 8th centuries AD in Central Asia. The Gandhara school of art of Afghanistan and Central Asia was actually derived from Indian art styles. In fact, even the portrait art of the Oxus region, claimed by some scholars to have been an independent school, is actually an extension of the Indian art forms. ठीक है, तो Oxus region में अपना उनका एक Oxus school of portrait art था. वो भी कहा जाता है कि इंडिपेंडेंट है, बट द रियलिटी इज़ दैट वो इंडियन आर्ट फॉर्म्स का एक्सटेंशन था. बिसाइड्स सेंट्रल एशिया, द होल ऑफ साउथ ईस्ट एशिया रिसीव्ड मोस्ट ऑफ इट्स आर्ट एंड आर्किटेक्चरल ट्रेडिशंस फ्रॉम इंडिया. जैसे कि नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी छोड़ दो, ये देख लेते हैं. इन इंडोनेशिया एन इंडियन स्टाइल टेम्पल प्रम्बनन, द लार्जेस्ट शिवा टेम्पल इन इंडोनेशिया, जिसका नाम क्या है, प्रम्बानन. द लार्जेस्ट शिवा टेम्पल इन इंडोनेशिया इज सिचुएटेड ऑन द आइलैंड ऑफ जावा. The famous 108-meter high statue of Buddha at Dong Duong closely resembles the Amravati sculptures. तो दो चीज़ें आपको यहाँ पे ध्यान रखना है. एक प्रम्बनन, that is the largest Shiva temple in Indonesia, as well as Dong Duong में तुम्हारा क्या है, बुद्धा का एक स्टैचू है, that is 108 meters high. वो आइलैंड ऑफ जावा में है मेरे ख्याल से, नहीं इंडोनेशिया में है कहीं. Then the presence of curly hair especially indicates Indian origin in a country where people have straight hair. In the Bali Islands in Indonesia, many idols of Ganesh have been found. तो ये भी important point हो जाता है. In Thailand, a number of temples were built, जैसे अयोध्या, ये नाम basically अयोध्या से आया है या अयोध्या से अयोध्या आया है, और ये तुम्हें थाईलैंड में मिल जाएगा. थाईलैंड में कई नाम संस्कृत शब्दों पे रखे गए हैं, कई जगहों के नाम. So Ayutthaya is one of such place where large number of temples still stand today. Most of the temples are in ruins. तो यहाँ पे 400 इंडियन स्टाइल टेम्पल्स बैंकॉक में मिल जाते हैं, द प्रेजेंट कैपिटल ऑफ थाईलैंड. इसके बाद म्यांमार में हिंदुइज्म टेम्पल्स एंड आर्किटेक्चर को स्प्रेड करने वाले का नाम था किंग अनिरुद्ध. बस इतना ही इंपॉर्टेंट है. कैम्बोडिया में ह्यूज मॉन्यूमेंट्स एंड टेम्पल्स ऑफ इंडियन स्टाइल आर कंस्ट्रक्टेड. जैसे अंकोर वाट है, इज सपोज टू बी द एबोड ऑफ विष्णु. अनदर ग्रैंड इंडियन स्टाइल टेम्पल कंस्ट्रक्टेड एट यशोधरपुरा इन द 11th century इज बाफुओन. तो यशोधरपुरा भी याद रख सकते हो अलॉन्गसाइड अंकोर वाट इन कैम्बोडिया. ठीक है, तो शिवा और विष्णु के ही टेम्पल्स ज़्यादातर कैम्बोडिया में देखने को मिले थे. मलेशिया, देयर इज़ अ प्लेस कॉल्ड लाइगर वेयर ओवर 50 इंडियन टेम्पल्स आर फाउंड. Bodhisattvas, huge Buddha statues at Bamyan in Afghanistan, were carved out of hillside in the 1st century AD under the patronage of Kushan Emperor Kanishk. तो बमियान में भी कई बुद्धा statues मिले थे. These are the statues which the Taliban has vowed to blow up. Sri Lanka, being our backdoor, was heavily influenced by Indian art and architecture. The stupas in Sri Lanka, which belong to the period between 3rd to 4th century CE, followed the Indian pattern of a hemispherical stupa which shaped like an egg. Then ठीक है, ये सब छोड़ो. अब ये देखो, a shadow play called Vayung, where the themes are divided mainly from the epics Ramayana and Mahabharata, is very popular in Southeast Asia. तो Vayung as a term याद रखो कि that is क्या बोल सकते हैं कि एक प्ले होता है जिसमें शैडोज़ के द्वारा किरदार निभाया जाता है, वयुंग. तो ये साउथ ईस्ट एशिया में प्ले किया जाता है, जिसमें कि आइडियाज़ एंड थीम्स आर बोरोड फ्रॉम रामायण एंड महाभारत. इन थाईलैंड, द नेम्स ऑफ द स्ट्रीट्स लाइक राजराम, राजरानी, महाजय एंड Kakravamsh indicate the popularity of the Indian epic Ramayana. Shiva, Vishnu, Buddha and other divinities from Indian epics and the Puranas have great amount of influence upon the people of Cambodia. Scenes from Ramayana and Mahabharata are engraved on the walls of Angkor Wat Temple. In Bafuon Temple, ये भी वहीं पे है, क्या नाम था, यशोधरपुरा, which is also known as Bafuon Temple in Cambodia alongside Angkor Wat. तो Bafuon Temple जो है, scenes from the epics such as the battle between Ram and Ravan, Shiva on Mount Kailash with Parvati and the destruction of Kamdev are engraved on the wall. There are references of Malaysia in Ramayana, Jatak stories, Milind Pano, Silpadikaram and Raghuvams and many other works. ठीक है, अब ये रोल ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज़ एंड स्कॉलर्स ये बच गया है, मेरे ख्याल से ये लास्ट है, ये भी देख लेते हैं. द इंडियन यूनिवर्सिटीज़ वर मोस्ट इंपॉर्टेंट सेंटर्स ऑफ कल्चरल इंटरेक्शन. द वर्ल्ड्स फर्स्ट यूनिवर्सिटी तक्षशिला, देखो तक्षशिला वाज द फर्स्ट. ये 700 BCE के आसपास बनी थी. 10,500 स्टूडेंट्स यहाँ पढ़ते थे. 60 सब्जेक्ट्स के आसपास यहाँ पढ़ाया जाता था.
और नालंदा महाविहार established in 5th century CE, जो कि लगभग 1200 साल बाद बना था, was one of the greatest achievements of India in the field of education. Hyun Sang, a Chinese Buddhist traveler, studied at Nalanda for 2 years under the guidance of Shilhabhadra. He was given an Indian name Mokshadeva. देखो ह्यून सैंग का इंडियन नेम रखा गया था मोक्षदेव. It Singh, another Chinese Buddhist traveler, stayed in Nalanda for 10 years. Then Santarakshita, who pioneered the propagation of Buddhism in Tibet in the 8th century, was a scholar of Nalanda. Other scholars associated with Nalanda Mahavihar include Aryabhat, Atisa, Dignaga, Dharmpal and Nagarjun. तो Atisa, Aryabhat and Atisa, Dignaga and Dharmpal and नागार्जुन, ये सभी कहाँ से बिलोंग करते हैं? नालंदा से. फिर विक्रमशिला वाज अनदर यूनिवर्सिटी दैट वाज सिचुएटेड ऑन द राइट बैंक ऑफ द गैंजेस. तो देखो इस पे भी सवाल बन सकता है, राइट बैंक पे ये पड़ता है. तो Tibetan king is stated to have sent a mission to invite the head of the university to promote interest in common culture. फिर उदानपुरी यूनिवर्सिटी, ये बिहार में पड़ती है, ये भी इंपॉर्टेंट थी, which grew in stature under the patronage of Pala kings. Then 2 Indian teachers went to China on an invitation from the Chinese emperor in 67 CE. Their names are, एक तो कोई मरटंगा था और एक धर्मरक्षित. ठीक है, मरटंगा एंड धर्मरक्षित, दे वर इंडियन स्कॉलर्स या टीचर्स जो कि चाइना गए थे 67 CE में, बिकॉज उनको बुलाया गया था वहाँ पे पढ़ाने के लिए. आफ्टर दैट अ लॉट ऑफ टीचर्स फ्रॉम दीज इंडियन यूनिवर्सिटीज वेंट अब्रॉड. आचार्य कमलशील ऑफ नालंदा was invited by the king of Tibet. Similarly, the Tibetan king Naradev is believed to have sent his minister Thonmi Sambhot, accompanied by 16 outstanding scholars, to Magadh, where they studied under Indian teachers. तो ये आए थे इंडिया नालंदा में पढ़ने, जबकि हमारे यहाँ से आचार्य कमलशील गए थे तिब्बत. ठीक है. देन ये कौन है? बोधि धर्म, who is specialized in the philosophy of yoga, is still venerated in China and Japan. इन्होंने योगा का पॉपुलराइजेशन किया था चाइना और जापान में. Now Agastya, the Saptarishi who traveled across the Indian subcontinent, crafted this culture around core yogic way of life. The Indian sages carried powerful yogic science to different parts of the world, including Asia. उनमें से एक अगस्त्य थे. तो पूछ सकता है कि अगस्त्य ने क्या कंट्रीब्यूट किया? तो योगा को प्रोपगेट किया था अगस्त्य ने. ठीक है. अब इंडियन स्पोर्ट्स एंड गेम्स अब्रॉड, ये हम देखेंगे बाद में क्या ये खत्म ही करते हैं. देखो, चेस, स्नेक एंड लैडर, गंजीफा, प्लेइंग कार्ड्स, पोलो, मार्शल आर्ट्स of judo and karate, which is played worldwide, actually originated in ancient India. The game of snakes and ladders was created in 13th century by Gyandev. It was originally called as Mokshapat. The ladders in the game represent virtues and snakes indicates vices. The game was played with cowrie shells and dice. As time passed, the game underwent several modifications, but the meaning remained the same. That is, good deeds take us heaven and evil to a cycle of rebirths. Then chess is believed to have originated in Eastern India in the Gupta Empire. Where its early form was known as Chaturanga. It also finds some mention in Mahabharata. Kho-Kho originated in Maharashtra in ancient times, where it was played on rath or chariots and was known as Rathera. It is now played in different countries. India invented card game called Suits. Krida Patram, which also means painted rags for playing, is an ancient suits game. तो Krida Patram बस याद रख सकते हो कि Krida Patram ताश से जुड़ा कोई एंशियंट इंडियन गेम है. खो-खो महाराष्ट्र में आया था, रथेरा बोलते थे एंशियंट टाइम में. चेस तुम्हारा ईस्टर्न इंडिया में आया था गुप्ता वंश के दौरान, इसको चतुरंगा बोलते थे. और स्नेक्स एंड लैडर्स तुम्हारा ज्ञानदेव लेके आए थे, एंड स्नेक्स एंड लैडर्स को मोक्षपट बोलते थे एंशियंट टाइम में. तो ये हो गया. और ये क्या था? हाँ, गंजीफा भी देख लो. तो इतना हो गया. अब कुछ सवाल देखते हैं. कंसिडर द फॉलोइंग प्लेसेस: बैरिगासा, मुजिरी, ताम्रलप्ती, मैसोलिया. विच ऑफ द फॉलोइंग वर एंशिएंट पोर्ट्स? तो ये तो यार सारे ही हैं. Then consider the following: the concept of shampoo originated in India in the 5th century BC. Leprosy find its first mention in Sushrut Samhita. ये दोनों सही है. The text Deepworms and Mahavams related to. अब ये देखो श्रीलंका में क्या चलता था? मेरे ख्याल से थेरावाड़ा नहीं, ये तो गड़बड़ है, ये महायान में जाएगा. ठीक है, इसको मैं कंफर्म कर लेता हूँ. The are related to ancient Sri Lankan historical records. देखो महावंश related to, हाँ अब ये देखो, तो firmly rooted in the थेरावाड़ा ट्रेडिशन ऑफ बुद्धिज्म. तो मैंने पहले सही लगाया था. ठीक है, इसका आंसर यही होगा. थेरावाड़ा बुद्धिज्म से बिलोंग करते हैं तुम्हारा दीपवंश एंड महावंश. ठीक है, तो इसका आंसर क्या है? डी. फिर ये बी है, बी लिखा हुआ है सेकंड वाले का, और इसका तो थर्ड का बी है. बट सेकंड वाले का बी क्यों लिखा है? दैट इज ओनली सेकंड. द कंसेप्ट ऑफ शैम्पू ओरिजिनेटेड इन इंडिया इन द 5th century BC. मेरे ख्याल से ये CE था. एक बार पढ़े तो थे. चलो रिवाइज कर लेंगे.